हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस में कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट्स को देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर तथा उसे पिघला करके कांसा बनाया जाता है। जो गहरी खाने हैं वो उनमें से क्या निकाला जाता है? तांबा और टीन निकाल करके तथा उसे पिघला करके कांसा बनाया जाता है। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो गाढ़ा और बदबूदार होता है। तेल का भंडार सीमित है, यह जमीन से निकाली जाती है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो भारत में असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तेल का भंडार है। भारत में कहाँ कहाँ तेल का भंडार है? तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसको आप इस तरह प्रकार से याद कर सकते हैं। अम्मा आग या आग अम्मा। आग का मतलब अ का मतलब असम, माँ का मतलब महाराष्ट्र, आ का मतलब आंध्र प्रदेश और ग का मतलब गुजरात। अम्मा आग, ऐसे आप तोड़ करके याद कर सकते हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। अगला है, गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल को रिफाइनरी में साफ करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए क्या क्या प्राप्त होता है। तो रिफाइनरी में साफ करने से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, कोल तार तथा हवाई जहाज़ के लिए एलपीजी और ग्रीस भी प्राप्त होता है। जब गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल को रिफाइनरी में साफ़ किया जाता है तो ये इतना सारा तेल जो है ये हम लोगों को प्राप्त होता है। अगला, ये प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो तेल का इस्तेमाल होता है। सीएनजी गैस में धुआं कम निकलता है और यह प्रदूषण मुक्त होता है। जो सीएनजी गैस होता है इसमें क्या होता है कि धुआं कम निकलता है और ये क्या होता है कि प्रदूषण से मुक्त होता है। इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये सीएनजी गैस में मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। जो सीएनजी गैस है वो किसका मिश्रण है? ये पूछ लेता है। तो मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। और सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब पुराने ज़माने में लाइट, सोलर ऊर्जा, गैस चूल्हा आदि की व्यवस्था नहीं थी तो उस ज़माने के लोग किससे में घर में प्रकाश लाते थे? तो उस समय मिट्टी के तेल से लैंप, ढिबरी आदि जलाते थे और उसके द्वारा वो प्रकाश लाते थे। तो देखिए, ढिबरी क्या होता है कि सीसी की छोटी छोटी बोतलें होती हैं जिन पर उनके ढक्कन में छेद कर दिया जाता है और एक बाती डाल दिया जाता था और सीसी को केरोसिन तेल से भर दिया जाता था। वो बाती चलती थी। जैसे घी का दिया जलाते हैं उसी प्रकार से मिट्टी का दिया या ढिबरी उसको कहा जाता है, जो कि जलाया जाता था। गैस चूल्हे की जगह पर मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते थे। इसमें लकड़ी, गोबर का उपला का प्रयोग करके भोजन पकाते थे। पुराने ज़माने के लोग जो थे, या अभी भी गाँव में होता है कि गैस के मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है जिसमें क्या यूज़ होता है? तो लकड़ी, गोबर का उपला का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, इस सब से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन सब से जो धुआं निकलता है उसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रक्त में घुलने का पावर पता है कितना है? ऑक्सीजन से 200 मात्रा अधिक होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। उपला बनाने में गोबर के साथ भूसे को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए, हमारे देश में लगभग दो तिहाई लोग लकड़ी, उपले, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से काफ़ी धुआं निकलता है जिसके कारण खांसी, सरदर्द और फेफड़े से संबंधित कई बीमारियां होती हैं। देखिए, जो वो धुआं चूल्हे से लकड़ी का जो धुआं निकलता है आग जलाने पर, तो उसमें क्या पाया जाता है? सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज़्यादा जल्दी फैलता है। इसके कारण अनेकों बीमारियाँ होने लगती है, जैसे खांसी, सरदर्द, फेफड़े से संबंधित कई बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन गैसें होती हैं जो कि कम हानिकारक होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक दर्जन चिड़िया का छूट गया था। देखिए, दर्जन चिड़िया क्या है? दर्जन यानी टेलर बर्ड। यह चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है जिसमें वह अपने अंडे देती है। एक चिड़िया है जिसको दर्जन चिड़िया कहा जाता है, वो किससे अपने पत्तों को सीती है? तो नुकीली चोंच से अपने पत्तों को सी लेती है और उसका घोंसला बना देती है जिसमें वो अंडे देती है। इसका फिगर इस प्रकार है। देखिए,
गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर बैठकर खाना खिलाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में अधिकतर होता है ना, एक साथ कितने लोग बैठ जाते हैं, जो खाना खिलाया जाता है उन लोगों को, वो क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है। केरल में नारियल के पेड़ सबसे अधिक है तथा केले के फूलों की सब्जी बनती है। जो केरल में है वो नारियल के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं और वहाँ केले के फूल जो होता है, केला का फूल, उससे क्या बनती है? सब्जी बनाई जाती है। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो केरल में होता है कथकली नृत्य। और कुचिपुड़ी कहाँ होता है? तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी को आप इस प्रकार से याद करें, जो अंधा व्यक्ति होगा वो पूरी कच्ची भी रहेगी तो नहीं देख पाएगा, तो इस प्रकार से आप याद करें कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केरल में फेरी जो कि एक नाव है, उसका उपयोग किस लिए होता है? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जो फेरी नाव है। फेरी क्या है? फेरी एक नाव है जिसका प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? तो केरल में। अगला है, देखिए ये मलयालम भाषा। पहले हम लोग कौन सा भाषा लद्दाख में देखे कि अम्माले अब्बाले किसको कहते हैं? अब ये है मलयालम भाषा में, यानी केरल में किसको क्या कहते हैं? देखिए इस भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। जो माँ की बड़ी बहन होती है यानी मौसी जो होती है उसको क्या कहते हैं लोग? वलियम्मा। अमूमा या अमुआ, ये कहाँ कहते, इस किसको कहते हैं? तो नानी को कहते हैं। कहाँ? केरल में। केरल में नानी को क्या कहते हैं? अमूमा। चिटपन किसको कहते हैं? तो चाचा को। और कुंजमा किसको कहते हैं? चाची को। ये केरल के लोग हैं जो कि बोलते हैं माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, नानी को अमुआ या अमूमा, चाचा को चिट्टपन तथा चाची को कुंजमा कहते हैं। और यूपी में बड़े भाई को लोग दद्दा बोलते हैं, दद्दा बोला जाता है। चराऊ जो है एक प्रकार का नृत्य है जो कि मिज़ोरम में होता है और वहाँ के किसान फसल काटने पर इसको करते हैं। चराऊ क्या है? एक प्रकार का नृत्य है जो कि मिज़ोरम में होता है और वहाँ जब किसान फसल काटते हैं तो उस समय ये नृत्य करते हैं। राजस्थान, देखिए राजस्थान का ये एक टॉपिक है कि राजस्थान में आंगन में गड्ढा बना करके, जो आंगन हो गया उसमें क्या करते हैं कि गड्ढा बनाते हैं और उसे पक्का कर छत को ढलवा कर, मतलब उसको पक्का कर देते हैं, जो वो गड्ढा बनाते हैं उसको ढलवा देते हैं और नाली के माध्यम से वर्षा का पानी उसमें जमा करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ढाका या टाका कहा जाता है। जो गड्ढा बनाते हैं उसको ढलवा देते हैं, छत ढलवा देते हैं और उसमें नाली के माध्यम से वर्षा का पानी उसमें जमा करते हैं, जिसको ढाका या टाका कहा जाता है या वहाँ कहते हैं राजस्थान में। अब 2 संघ है जिनसे कि क्वेश्चन बनता है सीटेट में। देखिए फ्रेंड्स, 2 संघ है जिनसे कि क्वेश्चन आता है सीटेट में ईवीएस में। एक तरुण भारत संघ है और एक भीमा संघ है। देखिए पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई, जिसको क्या नाम दिया गया? भीमा संघ नाम दिया गया। भीमा संघ जो है वो कर्नाटक के होलगुड़ी गांव से संबंधित है। भीमा संघ किससे संबंधित है? तो होलगुड़ी गांव से संबंधित है। भीमा संघ में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। भीमा संघ में क्या होता है? बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हैं इस भीमा संघ में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि बच्चों की पंचायत बीमा संघ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? देखिए बच्चे शामिल है जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? बच्चों की पंचायत बीमा संघ, जो कि होलगुड़ी में है, तो इसी भीमा संघ को ये कहा जाता है क्योंकि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। एक है तरुण भारत संघ। संघ जो भारत का और गैर सरकारी संगठन है। तरुण भारत संघ क्या है? भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। ये इस संघ ने देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ और तालाब बनाए हैं। ये जोहड़ तालाब क्यों बनाया गया है? पानी को संरक्षण करने के लिए ये तरुण भारत संघ के द्वारा ये जोहड़ और तालाब बनाए गए हैं। देश भर में कितने बनाए गए हैं? तो 10,000 से भी ज़्यादा जोहड़ तालाब बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। लद्दाख क्या है? भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। वहीं पर सियाचिन जो है, जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र है भारत का, वहीं पर है, लद्दाख में ही। लद्दाख में नीचे के घरों यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें क्या करते हैं लोग कि जानवरों को रखते हैं और यहाँ नीचे के घरों में खिड़की नहीं होती है। जो लद्दाख में घर बनाए जाते हैं वो नीचे के घरों में खिड़की नहीं होती है। यहाँ लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे भी मिलते हैं। सुनहरे मक्के को ही भुट्टे कहा जाता है या भुट्टा कहा जाता है, जो कि लद्दाख में मिलता है। यहाँ घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत या फर्श लकड़ी की होती है। लद्दाख में घर कैसा होता है? तो पत्थर का होता है जिनका छत या फर्श किसकी होती है? तो लकड़ी की होती है। तथा दीवार मिट्टी की जिस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। देखिए ध्यान रखिए, लद्दाख में जो दीवार है वो मिट्टी की है जिस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग भी होती है। 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग भी होती है। कहाँ पर? तो लद्दाख में। और घर लद्दाख में कैसा होता है? तो पत्थर का होता है जिनका छत या फर्श लकड़ी का होता है और इनकी दीवारों पर क्या होता है कि चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं तथा बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में पेड़ पौधा कम पाया जाता है और जिसके कारण बारिश कम होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो किस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं? तो लकड़ी की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो रास्ते हैं वो संकरे हैं, मतलब क्लोज हैं।
संकरे हैं और श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए रास्ते में कारगिल पड़ता है। जब श्रीनगर से लद्दाख जाते हैं लोग तो बीच रास्ते में कौन सा आता है जगह, तो कारगिल आता है। जुले जुले का मतलब स्वागत होता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब क्या होता है, स्वागत, वेलकम होता है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट वाहिदा से भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर जो वाहिदा प्रिज्म है वो पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमांड संभाली थी। ये वाहिदा प्रिज्म क्या थी कि पहली महिला थी जिन्होंने क्या संभाली थी, तो पूरी परेड की कमांड संभाली थी। जो परेड हो रहा था उसमें पूरी कमांड संभाली थी। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। ये क्या थी कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्ना मंडी गाँव से हैं। ये कहाँ से हैं, तो राजौरी ज़िले के थन्ना मंडी गाँव से बिलोंग रखती हैं। जो कौन थी, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। जब परेड होता है तो 4 टुकड़ियाँ चलती है। जब परेड होता है तो एक साथ कितनी टुकड़ियाँ चलती हैं, 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। वाहिदा प्रिज्म पूरी परेड में 36 निर्देश देती हैं। जैसे होता है ना, कैसे कि एक साथ सभी लोग हाथ उठाते हैं तो एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ दाएं मुड़ते हैं तो एक साथ बाएं मुड़ते हैं, तो इसी प्रकार से 36 निर्देश देती हैं पूरे परेड में। जो ये परेड करवाई थी, पहली परेड जो कमांड संभाली थी, उसमें उन्होंने कितने निर्देश दिए थे, तो 36 निर्देश दिए थे वाहिदा प्रिज्म पूरे परेड में। तो ये था वाहिदा प्रिज्म में से कुछ पॉइंट्स। ये वीडियो में हम लोग एनसीएफ के कुछ पॉइंट को देखेंगे जिससे कि सीटेट में प्रश्न बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।